नाइजीरिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है मोहम्मद बहारी, उन्होंने पिछले दिन ट्वीट किया था। उन्होंने अपने मुल्क में जो हालात थे उनमें बागियों ने सर उठाया हुआ है और वो बागी नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको टारगेट कर रहे थे और नाइजीरिया में इंतशार फैला रहे थे और लोगों को भी प्रोवोक कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत करें और नाइजीरिया में जो उनका अलग स्टेट बनाने का जो मिशन है उसमें हमारा साथ दें और हम अलग स्टेट बनाते हैं। ये जो फेडरल गवर्नमेंट है नाइजीरिया के साथ, हम नहीं, पूरे स्टेट के साथ नहीं रह सकते, हम अलग स्टेट बनाएंगे। ये उसी तरह की बगावत है जो 1967 में नाइजीरिया में हुई थी और उससे बहुत खून खराबा हुआ था। नाइजीरिया में 10 लाख लोग इस बगावत में मारे गए थे। ये इंसानी तारीख़ की बहुत बड़ी बगावत थी और इसमें जानों का भी बहुत ज़िया हुआ था। लेकिन अब जिस इलाके में ये पहले बगावत ने सर उठाया था, ये बगावत स्टार्ट हुई थी, अब भी इसी इलाके में ये बगावत स्टार्ट हो गई है। तो लिहाजा प्रेसिडेंट और हुक्मरान का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क में होने वाली बगावत को कुचले और उसके ख़िलाफ़ इक़दाम किए। तो बहारी ने इन इक़दामात पर, ये बागियों के इन इक़दामात पर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि हम आपको वो सबक सिखाएंगे जो 1967 में आप लोगों को सिखाया था। इस ट्वीट के बाद हालांकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाई है। हर हुक्मरान की ये ड्यूटी, ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए इक़दाम करे, आवाज़ उठाए और उसको जो भी करना पड़े वो करे, क्योंकि उसकी मुल्क की सलामती का मसला है। नाइजीरिया एक आज़ाद स्टेट है और अफ्रीका का बहुत बड़ा मुल्क है। 21 करोड़ इसकी आबादी है और मुआशी लिहाज से भी ये मुल्क बहुत बेहतर है। और ये मुआशी लिहाज से बेहतर भी कैसा हुआ जब इन्होंने बागियों पर कंट्रोल हासिल किया, बागियों को सप्रेस किया अपने मुल्क में, तो फिर ये माशी तौर पर मजबूत हुआ और एक बाकी अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनसे बहुत बेहतर और खुशहाल मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आया। और इसमें जो बहारी जो इनके हुक्मरान हैं नाइजीरिया के, उनका बहुत अहम किरदार है। बहुत ही ईमानदार और मुहब्बे वतन ये हुक्मरान हैं। और इससे पहले नाइजीरिया में करप्शन का हाल पाकिस्तान जैसा ही था, हालात भी पाकिस्तान जैसे थे बल्कि उससे भी बदतर थे और माशियत भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। जैसे आप अफ्रीका के गरीब ममालिक देखते हैं, उनका हाल देखते हैं, ये भी कुछ वैसा ही था। लेकिन बहारी के आने के बाद नाइजीरिया ने बड़ा इम्प्रूव किया, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया, बाकी मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम किए और मुल्क में करप्शन का भी ख़ात्मा किया। अब बहारी की इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने कहा नहीं, ये जो ट्विटर की टर्म एंड पॉलिसीज़ हैं ये इसके ख़िलाफ़ है। उन्होंने उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। एक मुल्क के सदर का ट्विटर अकाउंट बंद कर देना, वो भी बगैर किसी वजह के, तो ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो लिहाजा बहारी की जो गवर्नमेंट थी उसको गुस्सा आया, उन्होंने ट्विटर पूरा का पूरा ही अपने मुल्क में बैन कर दिया और उन्होंने कहा हम अब इस ऐप को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। उन्होंने बुरी तरह इसको नाइजीरिया में सस्पेंड कर दिया। ये जो है ना, ये जो बागी ग्रुप हैं जिन्होंने 1996 में बगावत की थी, ये नाइजीरिया के साथ एक इलाका है जिसको बियाफ्रा कहते हैं। यहाँ से ये बगावत स्टार्ट हुई थी, ये आप मैप में देख सकते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी अलग स्टेट हो, हम ये नाइजीरिया से कट हो जाएं, एक अपना मुल्क बनाने। और ये जो बागी होते हैं उनको कुचलना रियासत की ज़िम्मेदारी है। आज एक ग्रुप की बात मान ली जाए, बाद में एक दूसरा ग्रुप और शुरू हो जाएगा, जी हमने भी अलग स्टेट बनानी है, फिर एक और ग्रुप सर उठा लेगा। क्योंकि ये जो नाइजीरिया है इसमें एथनिक ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं। ये यहाँ पे एथनिक लोगों की जो पॉपुलेशन है वो एथनिक ग्रुप्स में है। तो ऐसे अगर एक ग्रुप कामयाब हो गया अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती और ये इंतशार की बुनियाद पर, असले की बुनियाद पर और नाहक लोगों को मारने की बुनियाद पर कामयाब हो गया, तो ऐसे दूसरे एथनिक ग्रुप जो इससे भी ज़्यादा मजबूत है नाइजीरिया में, वो भी सर उठा लेंगे, वो भी यही डिमांड करेंगे
کیونکہ جو نائجیریا ایک مسلم کنٹری ہے اور یہ غیر مسلم عالمی طاقتوں کو نہیں بھاتا یہاں پہ خوشحالی آئے، یہاں پہ امن قائم ہو، یہ ملک ترقی کرے، کیونکہ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہاں پہ انتشار پیدا کر کے یہاں پہ جو باغی گروپ ہیں ان کو امپار کیا جائے گورنمنٹ کی طرف، کی گورنمنٹ کے خلاف، اور ایک مضبوط گورنمنٹ کے خلاف ان کو امپار کیا جائے، ان کو ویپنز فراہم کیے جائیں، اس ملک میں خانہ جنگی اور سیول وار ہے اس طرح کی سچویشن پیدا کی جائے تاکہ اس ملک کا جو قدرتی وسائل ہے ان پر قبضہ کر لیا جائے اور اس ملک کو تباہ کر دیا جائے، جیسے انہوں نے لیبیا میں کیا ہے، شام میں کر رہے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار یہ نائجیریا کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ باغی سر اٹھائیں، ان کو جلدی سے ویپنز دے دیا جائیں اور یہاں پہ سیول وار سٹارٹ ہو جائے اور بعد میں امریکہ انٹروین کرے اور جنگ شروع ہو جائے اور نائجیریا تباہ برباد ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ نائجیریا بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اسٹرانگ ہیں اور بہت ایماندار ہیں، محب وطن ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو یہ عالمی طاقتیں ایسا نہیں کر سکتی۔ ابوجا نائجیریا کا کیپٹل ہے اور اس کے آس پاس آپ دیکھ لیں یہ افریقن کنٹریز ہیں، کیمرون ہے، گانا ہے، بنائن ہے۔ تو ٹویٹر نے جب اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا تھا تو ظاہری بات ہے ٹویٹر ہمیشہ ایسے ملکوں میں اپنا ہیڈ کوارٹر بناتا ہے جو خوشحال ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں۔ نائجیریا افریقہ کا پرامن اور خوشحال ملک ہے، باقی ممالک سے بہت بہتر ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر گھانا دیکھیں تو یہ خوشحال ملک نہیں ہے، نہ اس کا انفراسٹرکچر اچھا ہے، ایک غریب سا ملک ہے۔ اس کے مقابلے میں نائجیریا کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے۔ نائجیریا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، 21 کروڑ کی پاپولیشن ہے، اور اس کی معاشیت ہے وہ بھی مضبوط ہے، لوگ بھی خوشحال ہیں۔ تو ٹویٹر کو اپنا ہیڈ کوارٹر نائجیریا میں بنانا چاہیے کیونکہ یہ افریقہ کا خوشحال ملک ہے۔ ٹویٹر نے نائجیریا میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنانے کے بجائے گانا میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹویٹر کا جو آنر ہے اس کے دل میں نائجیریا کے لیے بغض ہے اور وہ نائجیریا کے خلاف ہے، اس کے دل میں نائجیریا کے بارے میں تعصب ہے، اور یہ تعصب صرف اس میں نہیں ہے، جتنی بھی بڑی بڑی سوشل ایپس ہیں ان کے دلوں میں یہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی جو پیٹریوٹک ریاستیں ہیں، جو پیٹریوٹک حکمران ہیں، ان کے خلاف بغض جھلکتا ہے، اور ان کے اقدامات سے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی جو محب وطن قیادتیں ہیں ان سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ اور جب یہ بغاوت سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ جو ٹویٹر کا آنر ہے، ٹویٹر کے جو یہ سی او ہیں جیک ڈارسی، انہوں نے ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، وہ بھی ان باغیوں کا ہی کیا ہوا تھا نائجیریا میں۔ ان کے لیے انہوں نے اپنے جو فالورز تھے، اپنے کولیگز تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو ڈونیٹ کریں، آپ ان کو مالی مدد فراہم کریں، کیونکہ ان پر نائجیریا کی گورنمنٹ کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اور لہٰذا ان مشکل حالات میں ان کی مدد کریں۔ مطلب یہ بندہ نائجیریا میں جو باغی ہیں ان کی حمایت میں بول رہا ہے اور لوگوں سے اپیل کر رہا ہے ان کو ڈونیٹ کریں، ان کو مالی امداد فراہم کریں، اور اس کا یہ ٹویٹ ان باغیوں کے متعلق پوری دنیا میں وائرل ہوا، اور اس طرح اس نے اپنی طرف سے باغیوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں یہ تو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ معصوم لوگ ہیں اور ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ان باغیوں کو پوری دنیا کے سامنے معصوم بنا کر پیش کیا اور دنیا سے ریکویسٹ کی کہ ان کو ڈونیشن دیں، چاہے وہ بٹ کوئن کی فارم میں کیوں نہ ہو، ہر طرح سے ان کو مالی امداد فراہم کریں۔ تو یہ سارے اقدامات تھے، ایک تو ٹویٹر کا پریزیڈنٹ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا، اور دوسرا اس طرح باغیوں کی حمایت میں ڈونیشن کی اپیل کرنا دنیا سے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے انہوں نے آخر کار ٹویٹر کو بین ہی کر دیا ہے۔ اب نائجیریا ایک چھوٹا ملک نہیں، اس کی آبادی 22 کروڑ ہے، اور اس کا جو پر کیپٹا انکم ہے، اس کا جی ڈی پی پاکستان سے بھی زیادہ ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ہے، اور مطلب یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں۔ ظاہری بات ہے حکومت کی پر کیپٹا انکم اچھی ہوگی تو لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ تو اتنی بڑی آبادی والے ملک میں یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بین ہو گیا ہے۔ اس سے نائجیریا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے فرق پڑے گا تو
ट्विटर को पड़ेगा, ट्विटर के CEO को पड़ेगा, नाइजीरिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाइजीरिया तो ट्विटर आने से पहले भी चल रहा था और इंशाल्लाह अब भी चलेगा। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बहारी दुनिया के दूसरे हुक्मरान हैं, सदर हैं जिनका ट्विटर ने ट्विटर अकाउंट बंद किया है। इससे पहले अमेरिका के जो साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया था। ट्रंप अमेरिका में अपने सपोर्टर्स को उकसा रहे थे, उनको प्रोवोक कर रहे थे कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बगावत करें, जो अमेरिका की नई गवर्नमेंट है उनके ख़िलाफ़ बगावत करें। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर पैगामात में अपने सपोर्टर्स को बगावत के लिए उकसा रहे थे, लेकिन जो मोहम्मद बहारी हैं, जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, वो तो अपने बागियों को ये पैगाम दे रहे थे कि वो इस बगावत से बाज आ जाएं, वरना इनका हाल वो होगा जो 1967 की बगावत में हुआ था और इनको वही सबक सिखाया जाएगा। सारी बात मुल्क में बगावत हो तो मुल्क का वो रूलर्स हैं और मुल्क का हुक्मरान होने के नाते उसको अपने मुल्क के जो मामलात हैं, जो मुल्क में जो ऐसी बगावतें हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करना उसके फ़राइज़ में शामिल हैं। और एक हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि वो अपनी मुल्क में के मामलात पर नज़र रखे, अपने मुल्क के हालात पर नज़र रखे और अपने मुल्क में अमन और सलामती कायम करने के लिए हर तरह की कोशिश करे। और एक आज़ाद रियासत, एक खुद मुख्तार रियासत का यही तो फ़ायदा होता है, यही तो असूल होता है कि वो अपनी जो खुद मुख्तियारी को, अपने मुल्क की सलामती को मुस्तहकम रखे, सस्टेन रखे और इसको किसी भी ब्लैक मेलिंग में ना आने दे, किसी भी इंतशार की इज़्ज़त में ना आने दे और इसके हालात ख़राब करने वालों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दे। ऐसी बगावतों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए, इनको पूरा कंट्रोल करने के लिए इन पर गिरफ्तारी के आर्टिकल लगाकर इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, ताकि अमन और सलामती को मुल्क में कायम रखा जाए, मुल्क के वजूद को कायम रखा जाए। और हमेशा से मुस्लिम रियासतों में ये जो बागी ग्रुप होते हैं, इनका ज़्यादातर तल्लुक़ दुश्मन कुव्वतों के साथ होता है। ये दुश्मन कुव्वतों से माली इमदाद लेते हैं, बहुत बड़ा पैसा लेते हैं, उनसे वेपन लेते हैं और फिर ये अपने मुल्क में अपने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बनते हैं, उनके लिए काम करते हैं। नाइजीरिया ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने अपने मुल्क में ना सिर्फ ट्विटर को बंद किया है, बल्कि इन बागियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया है। और अगर हम पाकिस्तान और नाइजीरिया के रिलेशंस की बात करें तो पाकिस्तान के और नाइजीरिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। दोनों का एक ही मिशन है, दोनों का मिशन मुल्क में दहशतगर्दी का ख़ात्मा, बगावत का ख़ात्मा और करप्शन का ख़ात्मा। दोनों ममालिक को तकरीबन एक जैसे चैलेंजेस का सामना है। अब दोनों ममालिक में जो क़यादतें आई हैं वो भी मजाजन बहुत मिलती जुलती हैं। मोहम्मद बहारी करप्शन का ख़ात्मे का नारा और मुल्क में अमन कायम करने का नारा लेकर आए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का भी यही मिशन है। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान JF-16 थंडर तैयारों पर एक डील हुई थी, जो ये डील अब मुकम्मल हो चुकी है और ये तैयारे पाकिस्तान से नाइजीरिया पहुँच चुके हैं। और इस तरह पाकिस्तान नाइजीरिया को दफ़ाई लिहाज से मजबूत करने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है।